एक ऐसा आइलैंड जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक जाती है। जहां एक ऐसा सी साइड जंगल है जो इंडिया का आखिरी इंटैक्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। जहां एक ऐसी ट्राइब रहती है जिसमें सिर्फ 300 लोग हैं जो आज भी अपनी एक अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसी लैंग्वेज जिसे दुनिया के साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। जहां दुनिया के सबसे बड़े सी टर्टल में से एक लेदर बैक सी टर्टल हजारों सालों से अपने अंडे देते आए और फिर एक दिन गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिस पर खर्चा होगा 81,000 से 92,000 करोड़ रुपीस। एक ऐसा प्लान जो इस आइलैंड का डीएनए ही बदल देगा। एक ऐसा प्लान जिसके सपोर्टर्स कहते हैं ये चाइना का जवाब है और क्रिटिक्स कहते हैं कि एक ऐसा क्राइम है जो फ्यूचर जनरेशंस कभी माफ नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की, जहां एक तरफ सरकार इसे विकसित भारत का गेटवे बता रही है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स इसे इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कह रहे हैं। ये सिर्फ एक पोर्ट या एयरपोर्ट की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक की। मेनलैंड इंडिया से लगभग 1200 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्टर्न एज पर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। यहाँ 836 आइलैंड्स हैं और इनमें से सिर्फ 38 पर इंसान रहते हैं। और इस पूरे आइलैंड ग्रुप का सबसे सदर्न आइलैंड, जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। 910 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइलैंड, इसका 95% हिस्सा डेंस ट्रॉपिकल जंगल से कवर्ड है। यहाँ 2 नेशनल पार्क्स हैं, कैम्बल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क। 2013 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ नेचर को कंजर्व भी किया जाता है और लोग सस्टेनेबली रह भी सकते हैं। यहाँ 650 से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ हैं, 71 टाइप्स ऑफ पक्षी हैं, 14 स्पीशीज़ के मैमल्स हैं और काउंटलेस एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो सिर्फ और सिर्फ इस आइलैंड पर मिलती हैं और कहीं नहीं। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इसी आइलैंड पर है। यहाँ से इंडोनेशिया का सुमित्रा आइलैंड सिर्फ लगभग 145 किलोमीटर दूर है, मतलब बस एक दिन की बोट राइड। और इसके पास ही है दुनिया की सबसे बिजी सी रूट्स में से एक मलाक्का स्ट्रेट। अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट है क्या। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसको नीति आयोग ने डिज़ाइन किया और इम्प्लीमेंट कर रही है ANIIDCO, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सरकार के हिसाब से इसकी टोटल कॉस्ट है 81,000 करोड़ रुपीस। कुछ एस्टिमेट में ये 92,000 करोड़ तक जाता है और इसे 30 साल में पूरा होना है। नीति आयोग का प्लान है ग्रेट निकोबार को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाना। इसमें 4 बड़ी चीजें होंगी। पहला, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल गलाथिया बे में। ये एक डीप सी पोर्ट होगा। फेज 1 में 40 लाख TEU यानी कंटेनर यूनिट्स की कैपेसिटी 2028 तक रेडी। 2050 तक ये सिंगापुर और कोलंबो को compete करेगा। इसका कॉस्ट अकेले ही 41,000 से 45,000 करोड़ रुपीस है। दूसरा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविलियन और मिलिट्री दोनों यूज के लिए, यानी डुअल यूज एयरपोर्ट। अंडमान निकोबार कमान के तहत इंडियन नेवी भी इसे इस्तेमाल कर सकती है। तीसरा, 450 MVA गैस और सोलर पावर प्लांट। अप्रैल 2025 में NTPC ने 5 मेगावाट सोलर कंपोनेंट के लिए बिड्स मंगाए। ये पावर प्लांट पूरा टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली देगा। और चौथा, टाउनशिप, एक नया शहर, या आप कह सकते हैं 2 नए शहर, एक साउथ ईस्ट साइड में, एक साउथ वेस्ट साइड में। आज इस आइलैंड की पॉपुलेशन है करीब 8,500 लोग। इस प्रोजेक्ट के बाद 2050 तक ये पॉपुलेशन होगी 6.5 लाख। सोचिए एक आइलैंड जहां आज 8,500 लोग रहते हैं, वहां 6.5 लाख लोग आने वाले हैं। ये 75 टाइम ज़्यादा है। साथ में डीप सी माइनिंग, इंडस्ट्रियल हब और लग्जरी टूरिज्म रिजॉर्ट्स भी प्लान में हैं। 166 स्क्वायर किलोमीटर का जोन, इस पर यह सब बनना है। इसका मतलब 130 स्क्वायर किलोमीटर का प्राइमरी जंगल साफ करना होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काटने होंगे। गवर्नमेंट का खुद का पार्लियामेंट में दिया हुआ जवाब है
9.64 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट क्यों कर रही है? दुनिया का लगभग 40% ट्रेड मलाक्का स्ट्रेट से गुजरता है। हर साल करीब 80 से 90,000 शिप्स इस स्ट्रेट से निकलती हैं। इंडिया का खुद का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट क्लांग जैसी विदेशी पोर्ट से हैंडल होता है। मतलब इंडिया अपना खुद का कार्गो विदेशी पोर्ट से ट्रांसशिप करता है और हर कंटेनर के लिए इंडिया पैसे देता है, सिंगापुर को, श्रीलंका को। ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसका मतलब है चाइना ने इंडिया के चारों तरफ, यानी पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब इंपॉर्टेंट जगहों पर अपनी प्रेजेंस बना ली है। इंडिया के अराउंड एक तरह का नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स और इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा है। और ये सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है, ये मिलिट्री प्रेजेंस के लिए है। चाइनीज नेवी बे ऑफ बंगाल में एक्टिव है। अंडमान निकोबार कमांड, जो इंडिया का एक ट्राई सर्विस कमांड है, इस थ्रेट को मॉनिटर करता है। ग्रेट निकोबार के इस प्रोजेक्ट से इंडिया के लिए अपना एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। सिंगापुर और कोलंबो की डिपेंडेंसी खत्म होगी। डुअल यूज एयरपोर्ट से इंडियन नेवी का रैपिड डिप्लॉयमेंट पॉसिबल होगा। मलाक्का स्ट्रेट पर इंडिया की हर वक्त नजर होगी। पीएम मोदी ने इसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट बताया है। सितंबर 2025 में उन्होंने एक एडिटोरियल में लिखा कि यह प्रोजेक्ट इंडिया की मैरीटाइम इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों के लिए फोर्स मल्टीप्लायर है। लेकिन क्या हम इस स्ट्रेटेजिक एम्बिशन को पाने के लिए एक यूनिक आइलैंड, एक एंशिएंट ट्राइब और एक इररिप्लेसेबल इकोसिस्टम की कुर्बानी दे सकते हैं? अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे सीरियस इश्यू की, एनवायरनमेंट। 130 स्क्वायर किलोमीटर का प्राइमरी रेन फॉरेस्ट साफ किया जाएगा। ये प्राइमरी फॉरेस्ट है, मतलब हजारों सालों से खड़ा एक असली अनटच्ड जंगल। एक ऐसा जंगल एक बार खत्म हो गया तो प्रैक्टिकली खत्म। दोबारा वैसा इकोसिस्टम बनाने में सदियों लग सकती हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन होगा, मतलब कहीं और पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है हरियाणा या मध्य प्रदेश में लगाए गए पेड़ ग्रेट निकोबार की यूनिक बायोडाइवर्सिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ ऐसे स्पीशीज हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। और साइंटिस्ट कहते हैं कुछ स्पीशीज तो अभी तक प्रॉपर्ली डिस्कवर भी नहीं हुए हैं। मतलब हम एक ऐसे जंगल को काटने जा रहे हैं जिसे हम पूरी तरह जानते भी नहीं हैं। अब बात करते हैं एक और क्रिटिकल स्पीशीज की, लेदरबैक सी टर्टल। ये दुनिया का सबसे बड़ा सी टर्टल है, लगभग 6 फुट लंबे और 700 किलो तक वजन। ये 1000 मीटर तक डेप्थ में डाइव कर सकते हैं और 10,000 किलोमीटर तक माइग्रेशन करते हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से ये एक वल्नरेबल स्पीशीज है। और गलाथिया बे, जहाँ ये पोर्ट बनने वाला है, वही इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा लेदरबैक नेस्टिंग साइट है। एक ऐसी जगह जो हजारों सालों से इन कछुओं का घर रहा है। 2021 में गवर्नमेंट ने गलाथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 1997 से प्रोटेक्टेड था, उसे डीनोटिफाई कर दिया, यानी ऑफिशियली प्रोटेक्टेड स्टेटस हटा दिया गया। पोर्ट बनाना था तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रास्ते में थी। और फरवरी 2026 में NGT ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि प्रोजेक्ट साइट पर कोई CRZ 1A एरिया, मतलब इकोलॉजिकली मोस्ट सेंसिटिव कोस्टल एरिया नहीं है। लेकिन मार्च 2026 में रियल फोटोज सामने आए। गलाथिया बे में इस साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ लेदरबैक टर्टल्स ने नेस्टिंग की। 2022 में 649 नेस्ट, 2023 में 505, 2024 में 619 और 2025-26 में नंबर्स और भी ज़्यादा। करंटली लेदरबैक टर्टल्स गलाथिया बे में 3.8 किलोमीटर चौड़ी ओपनिंग से आते हैं। पोर्ट के बाद दोनों तरफ ब्रेक वाटर्स बनेंगे, यानी समुद्र में बनाई गई बड़ी कंक्रीट या पत्थर की दीवारें जो लहरों को रोकने के लिए होती हैं। और ये ओपनिंग सिर्फ 300 मीटर रह जाएगी। टर्टल बायोलॉजिस्ट कहते हैं इतनी नैरो ओपनिंग उनके नेचुरल नेविगेशन और नेस्टिंग बिहेवियर को डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे नेस्टिंग शार्पली रिड्यूस हो सकती है। उन्हें लाइट से प्रॉब्लम होती है और ड्रेजिंग यानी समुद्र के तल को खोदना, उसके नॉइस और डिस्टर्बेंस से भी प्रॉब्लम होती है।
मतलब गलाथिया बे एक नेस्टिंग साइट नहीं रहेगी और कोरल रीफ्स, ड्रेजिंग से कोरल रीफ बर्बाद होंगे। गवर्नमेंट ने कोरल ट्रांसलोकेशन का प्लान दिया, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं इस स्केल पर कोरल ट्रांसप्लांटेशन की कोई प्रूवन फिजिबिलिटी नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा जो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड एक साइज्मिकली एक्टिव जोन में है। 2004 की सुनामी में जिस अर्थक्वेक ने ग्लोबली 2.3 लाख लोगों की जान ली, उसका एपिसेंटर सिर्फ 130 किलोमीटर दूर था। उस दिन इंदिरा पॉइंट यानी आइलैंड का सदर्न मोस्ट टिप पूरी तरह पानी में डूब गया था। सब कोस्टल सेटलमेंट्स तबाह हो गए। अर्थक्वेक के बाद आइलैंड का एक हिस्सा पूरी तरह 15 फीट नीचे चला गया परमानेंटली। आज भी वो साइज्मिक फॉल्ट एक्टिव है। Nature has actually taught us a lesson, in 2004. So we all know that, starting from Burmese coast to all the way down to Indonesia, the entire region is actually ripe for earthquakes anytime. This is what we always say that, when you go for that kind of the construction that is being planned there, it is almost, it is not a proper thing to do. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो 1000 पेजेस से ज्यादा बड़ी है, उसमें कोई डिटेल साइज्मिक रिस्क असेसमेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। इतना क्रिटिकल रिस्क होते हुए भी उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया गया। अब सबसे दर्दनाक किस्सा, शोम्पेन ट्राइब। सिर्फ लगभग 300 लोग। ये लोग ग्रेट निकोबार आइलैंड के ट्राइब हैं। हजारों सालों से यहीं रहते हैं। ये जंगल उनका घर नहीं, ये जंगल उनकी सिविलाइजेशन है। उनकी अपनी भाषा है जो दुनिया के लिंग्विस्ट्स अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। इन्हें PVTG स्टेटस मिलता है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब सरकार खुद मानती है कि ये लोग वल्नरेबल हैं और इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्या उनसे परमिशन ली गई? क्या उनसे पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं? सर्वाइवल इंटरनेशनल, जो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने यूनाइटेड नेशंस को एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में कहा गया कि शोम्पेन ट्राइब से कोई फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब FPIC नहीं ली गई, कभी नहीं। और दूसरी तरफ है निकोबारीज कम्युनिटी, अराउंड 7 से 8 हज़ार लोग। ये लोग 2004 की सुनामी में अपना सब कुछ खो चुके थे। सुनामी के बाद जो ज़मीन थी वो भी बह गई। उनका अपने पुराने गांव वापस जाने का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ। ट्राइबल काउंसिल ऑफ कैम्पबेल बे ने प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कंसेंट विड्रॉल का नोटिस दिया था। गवर्नमेंट का कहना है 2015 की शोम्पेन पॉलिसी है, जियो फेंसिंग है, मॉनिटरिंग कमिटीज हैं, ट्राइब के वेलफेयर के लिए सेफगार्ड्स हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन्हें असल में पूछा गया? क्या उनसे ऑनेस्ट कंसल्टेशन हुआ? क्या उनके जवाब को सच में कंसिडर किया गया? इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं है। और जब इंसानियत का सवाल हो तो क्लियर नहीं है काफ़ी नहीं होता। क्या एक आइलैंड जो 8500 लोगों के लिए है, सडनली 6.5 लाख के लिए रेडी हो सकता है बिना सोशल और इकोलॉजिकल डिजास्टर के? 2022 में प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली। इमीडिएटली एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आशीष कोठारी और कई लोगों ने NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। 16 फरवरी 2026 NGT ने अपना फैसला सुनाया। NGT ने 2022 की एनवायरमेंटल क्लियरेंस में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। ट्राइब्यूनल ने कहा, प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें कोई अच्छा कारण नहीं दिख रहा क्लियरेंस रोकने का। लेकिन ये फैसला बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। एनवायरमेंटलिस्ट देबी गोयंका ने कहा, NGT और सुप्रीम कोर्ट दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करते जिसमें गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट हो। 130 स्क्वायर किलोमीटर प्रिस्टीन फॉरेस्ट तबाह होगा। कैलकाटा हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं फॉरेस्ट राइट्स और ट्राइबल राइट्स के बारे में। लीगल लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रिसेंटली राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार का विजिट किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स एंड ग्रेवेस्ट क्राइम्स कहा। उनका कहना है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर कॉरपोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने का तरीका है। दूसरी तरफ एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कहा, ट्राइब को कोई खतरा नहीं, स्पीशीज को कोई नुकसान नहीं, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ग्रेट निकोबार आइलैंड एक सिंबल है इंडिया की प्रायोरिटीज का, इंडिया के गवर्नेंस का, इंडिया के फ्यूचर का।
एक तरफ है एक रियल स्ट्रेटेजिक ज़रूरत, चाइना का ग्रोइंग प्रेजेंस, एक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, एक जियोपॉलिटिकल वैक्यूम जो इंडिया को भरना चाहिए, और दूसरी तरफ है एक 910 स्क्वायर किलोमीटर का इंटैक्ट पैराडाइज, 300 लोगों की सिविलाइजेशन जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझते भी नहीं, और एक साइज्मिक टाइम बॉम्ब जिस पर हम 81,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। क्या हम दोनों के बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? एक ऐसा रास्ता जहां इंडिया के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ चल सके? शायद हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है ऑनेस्ट एनवायरमेंटल असेसमेंट की, ट्राइबल कंसेंट की, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की और साइंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की। इसका फैसला करना हमारे पॉलिटिशियंस का काम है। अगर आपको लगता है कि ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए तो ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो मीडिया में इग्नोर हो जाते हैं आप तक पहुंचते रहें। ये था द ग्रेट इंडियन निकोबार का सच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। जय हिंद।